से बिलोंग करती हैं आप? जी सर, मैं बिहार में एक छोटे से शहर मधुबनी से बिलोंग करती हूँ। छोटा शहर है? जी सर, छोटा सा शहर है। मधुबनी बड़ा शहर है। कितनी कंस्टिट्यूंसी है बिहार में, मधुबनी में लोकसभा की? लोकसभा की 8 है। लोकसभा की 8 है? सॉरी सर, लोकसभा की 2 है और विधानसभा की 8 है। तो फिर छोटा कैसे रह गया, बड़ा हो गया? अब छोटा किस हिसाब से? आप पॉपुलेशन बढ़ा है, एरिया भी बढ़ा है, ठीक है, चलिए ऐसे ही शब्द आ गए आपको। मधुबनी की कुछ खासियत बताइए। अच्छा, मधुबनी का नाम मधुबनी क्यों? सर, मधुबनी के लिए 2 कॉन्सेप्ट माना जाता है। एक तो मधु प्लस बनी, मतलब कि वहाँ पे मधु का वन था, ऐसा लोग कहते हैं। या फिर दूसरी बात है कि दूसरी जो मान्यता है उसके अनुसार मधु प्लस वाणी, वहाँ की जो वाणी है वो बहुत मीठी है। क्या वजह हो सकती है? पहली बात तो वहाँ पर हनी का प्रोडक्शन अभी नहीं हो रहा है। जी जी जी, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर दूसरी बातों की सत्यता पर आए तो वाणी मधुर, जी जी, इस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन इसका वजह क्या हो सकता है? सर एक्चुअली वहाँ की जो एक मुख्य भाषा में मैथिली का नाम आता है, और उस भाषा के अगर देखा जाए तो उसे ज़्यादा मधुर माना जाता है। तो उसके अगर मैं कारण बताऊं तो उसमें है कि जो ये भाषा है उसमें जो शब्दों का विन्यास है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, हिंदी में अपने से छोटों के लिए तुम और बड़ों के लिए आपका, बस 2 ही संबोधन है। लेकिन मैथिली में अपने से छोटे के लिए तुम, हम उम्र के लिए हो, और फिर उससे बड़े के लिए यो, और जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं उनके लिए अपने। तो ये बहुत ही ज़्यादा, इसके लिए एक अलग ही मतलब संबोधन का भी एक बहुत विस्तार है। दूसरा है कि सर इसमें जब बोली जाती है भाषा तो इतने ज़्यादा सरलता से और विन्यास से बोली जाती है ना कि जिसे नहीं भी समझ आनी चाहिए वो भी समझने बहुत हद तक समझ जाता है। इसके पीछे कुछ ज्योग्राफिकल रीजन कुछ रहा होगा? ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट भी है। जी सर। कुछ भौगोलिक कारण हो सकता है इसके पीछे, जो इसके भौगोलिक बनावट है। अच्छा जी, मैथिली भाषा का केंद्र बिंदु कहाँ रहा है? तो कई सारे जिलों में आई थिंक 16-17 जिला होगा, या हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जहाँ पर मैथिली बोली जाती है जी। मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ रहा है मैथिली का? सर मैं एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन प्रयास करूंगी कि मैं। बिल्कुल, आप अनुमान लगाइए। सर इसमें मधुबनी है, दरभंगा है, और जो कुछ नेपाल के भी पार्ट हैं जो आते हैं मैथिली भाषी क्षेत्र के अंदर, और ये सीतामढ़ी वाला एरिया है। फिर कुछ समस्तीपुर का भी एरिया है जिसे मैथिली भाषी राज्य कहा जाता है, मतलब क्षेत्र बोलते हैं। समस्तीपुर का तो कुछ अलग हो जाता है। चलिए, ठीक है। कुछ मधुबनी पेंटिंग आपकी हॉबी भी है? पेंटिंग आपकी हॉबी है? जी सर। ठीक है। पेंटिंग की शुरुआत भारत के इतिहास में आरंभिक बिंदु कहाँ इसका दिखता है? मधुबनी पेंटिंग का सर? जी नहीं, मैं ओवरऑल पेंटिंग का आरंभिक साक्ष्य। सर ये तो काफ़ी प्राचीन है। जब मानव विकास के क्रम में गुफाओं पर जो चित्रकलाएं दिखती हैं, जो मतलब प्राकृतिक रंगों से या फिर पत्थरों से उकेरी गई भित्ति चित्र वगैरह हैं, वो उसी समय से शुरुआत मानी जाती है सर। कोई एग्जांपल बताइए हमें, मतलब किस टाइम का? सर मैं ऐसे एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जैसे काल के हिसाब से किस काल में इसकी आरंभ मानी सर पूरा पाषाण काल सबसे ही शुरू होता है। जैसे आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं उन सब पे जो उसकी भीमबेटका जी, वगैरह भीमबेटका। कहाँ पर है भीमबेटका? सर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में का किस एरिया में? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अजंता की गुफा में किस प्रकार की पेंटिंग है, चित्रकला वहाँ पर है? क्या उसकी खासियत क्या है? सर अजंता की गुफाओं में सबसे बड़ी बात तो है कि उसके धार्मिक विविधता दिखती है। हिंदू धर्म के चित्र हैं वहाँ पे, बौद्ध धर्म के चित्र हैं। मधुबनी पेंटिंग में जो है गुणात्मक सुधार क्या हुए हैं पूर्व की अपेक्षा? सर सबसे इसका पहला मैं मानूंगी कि पहले मधुबनी पेंटिंग एक छोटे से क्षेत्र में ही निहित था, लेकिन वर्तमान में ये पूरे देश विदेश में मधुबनी को प्रसिद्धि दिला रहा है।
प्रथम और द्वितीय बात ये है सर कि पहले ये घर के लोगों के दीवारों तक ही सीमित था। वर्तमान में ये बहुत सारे लोगों के आय का जरिया बन गया है। लोग अब इसे साड़ियों पर, कपड़ों पर, कैनवस पे पेंट करके अपने आय का एक आजीविका का एक प्रमुख साधन बना रहे हैं और सरकार का भी इसमें बहुत योगदान हो रहा है। जैसे कि फ़िलहाल में ही मधुबनी रेलवे स्टेशन को पूरा इसी से चित्रित किया गया है, तो कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। और ये तो क्वालिटी, जो सर पेंटिंग का जो क्वालिटी है जी, जी। उसमें क्या गुणात्मक सुधार हुए? पेंटिंग की क्वालिटी में ये है सर कि पहले इसके जो भी चित्र थे वो धार्मिक मान्यताओं पे थे और प्राकृतिक रंगों पे थे, उनसे ही बनाए जाते थे। लेकिन वर्तमान में इसके जो थीम हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय विषय, पर्यावरणीय विषय, इन सब का भी समावेश हो रहा है और रंगों में भी अब फैब्रिक कलर्स का यूज़ होने लगा है। रंग में यूज होना ये एक है, क्वालिटी चेंज हुआ, लेकिन ये जो हम अंतर्राष्ट्रीय चीजों को अपने मधुबनी पेंटिंग में उतार रहे हैं, जी जी, तो कहते हैं कि अभी जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इससे जो मधुबनी पेंटिंग की आत्मा है वो मर जाएगी। ठीक है, किसी भी कला का अपनी एक पहचान होती है, एक स्थानीय पहचान होती है, एक तरीका होता है। उस तरीके और स्थान परिचय को ध्वस्त करके एक नई चीज़ों को डेवलप करना एक तरह से उस कला की आत्मा को मारना है। ये अभी क्रिटिक्स जो है कह रहे हैं। तो मैं उस संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें शामिल हो रही हैं इसमें, तो ये अच्छा है या बुरा है सर? मैं इसे उसकी पहचान की दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारे यहाँ जो मधुबनी पेंटिंग्स था वो हमारे जो रिचुअल्स हैं और हमारी जो प्रकृति है, जी सर, ठीक है, उस दोनों को केंद्रित था। जी सर, ठीक है। अब जो है हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिखा रहे हैं अपने पेंटिंग में, हम मीनार दिखा रहे हैं अपने पेंटिंग में, तो इससे तो हमारी जो मधुबनी की पहचान थी, जिसके कारण जैसे किशनगढ़ शैली वाले हैं या दूसरे पेंटिंग्स वाले हैं, वो लोग ऐसा नहीं करते, हम उधर की ओर जा रहे हैं। तो क्या नहीं हुआ कि अति उत्साह में हम अति कॉमर्शलाइजेशन करने के चक्कर में हम जो है अपनी कला की आत्मा को मार रहे हैं? आप पेंटर हो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। जी सर, उसकी तरफ से बोलो आप। जी सर। बाकी क्या अंतर्राष्ट्रीयकरण अगर ठीक है, जितना जा रहा है, बिक रहा है, वो व्यावसायिक रूप से चाहे जितना भी लाभप्रद हो, जी सर। लेकिन अगर हम आज के डेट में हमारे यहाँ सोहर गाए जाते हैं, जी सर, हमारे यहाँ जितने भी रिचुअल गीत हैं, अगर उनको मैं फिल्मी तर्ज पर गाने लगूं, जी सर, तो कहीं ना कहीं हमारे लोकगीत या लोक परंपरा का जिसके लिए हम जाने जाते हैं उसका ह्रास होगा। उसी दृष्टिकोण से मैं आपसे जवाब चाह रहा हूँ। जी सर। सर, सबसे पहली बात है कि अगर किसी भी कला को वर्तमान समय में अपनी प्रासंगिकता बनाकर रखनी है तो उसे जरूर समय के साथ कुछ ना कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। लेकिन आत्मा को खत्म करके नहीं होगी। आत्मा को ख़त्म करके तो नहीं होगी, क्योंकि फिर उसकी पहचान ही चली जाएगी। यही बात है, जी। पहचान की समस्या। चलिए वहाँ से हटते हैं, आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। जी सर। आप हमें बताइए कि जो वान थ्यूनेन का जो थियरी है, जी सर, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, वान थ्यूनेन की थ्योरी जो है वो कृषि अवस्थिति मॉडल है। इसमें उन्होंने बताया है कि जब केंद्र में एक नगर होता है तो उसके चारों तरफ उसके आवश्यकता के हिसाब से एक परिपेटी का विकास होता चला जाता है, जिसमें कि जैसे जैसे उस पेटी का विकास होगा उसमें उस वस्तु के नष्ट होने की विशेषता या फिर उसकी जो क्वालिटी है उस पे, और उसके भार वहन में, यातायात में लगने वाली लागत और इन सब को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे वो चीज़ें आगे, मतलब उसका एक स्थानांतरण होता चला जाता है। तो जैसे कोई एक नगर है तो उसके सबसे इनिशियल जो आवश्यकता है उसमें भोजन आता है, तो सबसे पहले वाली पेटी में भोजन कृषि का क्षेत्र होगा। और फिर दूसरे वाली पेटी में पहले जब उन्होंने दिया था तो ईंधन, तो वो लकड़ी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके यातायात पे, वहन में खर्च होता था। तो सेकंड पेटी में वो होगा, और तीसरी पेटी में कृषि भी होगा और चारागाह भी होगा। सर एग्जैक्टली मैं चौथे पांचवें पेटी तक मतलब मिस कर। ठीक है। आप हमें बताएं कि ये जो कोपेन का जो जलवायु सिद्धांत है, जी सर, उस दृष्टिकोण से बिहार की जलवायु का विश्लेषण कीजिए। किस जलवायु क्षेत्र में आएगा बिहार कोपेन के हिसाब से? सर वो AW में आता है। AW मतलब क्या हुआ? A मतलब कि जहाँ पे तापमान वर्षभर अधिक हो, और W मतलब है कि जहाँ विंटर जो है वो शुष्क होता है, मतलब शीत ऋतु शुष्क होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। तो ये हमारे बिहार का
जो है तापमान है? ओवरऑल इंडिया में क्या क्या है? इंडिया में तो सर बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन हैं, तो इसमें पूरा मतलब लगभग कोपेन की थ्योरी पूरी आ जाती है या कुछ बढ़ जाता है? सर कुछ बढ़ जाता है। आप ये बताएं कि ये जो जेट स्ट्रीम है, जी सर। तो जेट स्ट्रीम के धारा प्रवाह मूलतः क्या है, किधर से किधर? सर ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते पश्चिम हैं। से पूर्व की ओर है। अब मानसून के समय में हम कह रहे हैं कि जेट स्ट्रीम हमें प्रभावित करता है, पूरी तरह से हमारे मानसून को प्रभावित करता है। जी। इसको आप जस्टिफाई कीजिए, कैसे करता है? सर जब भारत में मानसून की पवनें आती हैं उसी समय पे हमारे हिमालय वाले एरिया में सॉरी सर मैं बोल रही हूँ सर, ऐसा देखा जाता है कि जो मानसून की पवनें हैं उसी के साथ जेट स्ट्रीम की एक पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है वो भारत के ऊपर विद्यमान होती है, उसी से कुछ लिंक है मानसूनी पवनों का। जब ये पवनें उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती हैं, सॉरी सर मैं थोड़ा उत्तर दक्षिण, अच्छा चलिए, रिट्रीटिंग मानसून क्या है? मानसून का वापस लौटना, इसका मतलब है सर कि इसमें जब मानसून अक्टूबर के मौसम से अक्टूबर के महीनों में मानसूनी पवनें जो हैं वो वापस मतलब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से पुनः बंगाल उत्तर पूर्वी भाग से। उत्तर पश्चिमी बोला है सर, अच्छा सॉरी सर। आपको मैं अच्छा चलिए कोई नहीं। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का विक्षोभ है जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से एक पवन सर वो आराम से, कोई नहीं, आप एकदम आराम से पॉज करके बोलिए, बताइए, क्योंकि ये सारे प्रश्न हैं। जी सर बिल्कुल। ठीक है, चलिए सर कोई नहीं, इसको लेकिन देखेंगे। चलिए सर, कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन पर आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आपका आई थिंक रहा है बैकग्राउंड। अभी सबसे लेटेस्ट मधुबनी दरभंगा के क्षेत्र में मखाना का एक लेटेस्ट वैरायटी को डेवलप किया गया है, क्या है वो और क्या उसकी खासियत है? नहीं वैदेही समथिंग करके, मैं नहीं पता है सर। ठीक है। जो जीएम फूड्स होता है, जी सर, ठीक है, उसकी क्या खासियत होती है? जीएम फूड्स है सर, उसके अंदर उसको इस तरीके से निर्मित किया गया है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कि उसमें कुछ ऐसे जीन्स डाले जाते हैं जिससे कि वो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है। मतलब वो वर्तमान में जैसे कुछ कीड़े लगने, कीटों से उसके अंदर प्रत्यास्थता डेवलप की जाती है, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड वाली हाँ, चीजें हो गई, और ठीक है। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाती है। और जैसे बाढ़ आ गया या फिर ऐसे कुछ आपदा आ गई तो उस समय में उन सब की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, उसी हिसाब से उन्हें बिहार के लिए खासकर आपका जो क्षेत्र है मधुबनी दरभंगा का क्षेत्र, वहाँ जो समस्या है, जो भौगोलिक समस्या है, भौगोलिक समस्या को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कोई चीज़ डेवलप करना पड़े बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, तो किस प्रकार की चीज़ों को आप डेवलप करेंगे जो वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो? सॉरी सर मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ क्या प्रश्न। वहाँ बाढ़ की समस्या है, जी सर। पानी की समस्या है, जी सर। और पानी की समस्या के कारण वहाँ जो हेल्थ पर जो प्रॉब्लम आती है, जी सर। ठीक है, उस संदर्भ में कैसी फूड्स को आप डेवलप करना चाहेंगे? चावल, मखाना, कोई किस प्रकार की वैरायटी वहाँ पर सही होगा? सर सबसे पहले तो वहाँ पे जिससे पानी का प्रॉब्लम ना रहे। जी सर, सबसे पहले तो सर धान की जो फसल है उसको वैसे सक्षम प्रजातियाँ होनी चाहिए जो अगर बाढ़ भी आ जाता है तो उस समय उसकी फसल नष्ट ना हो। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था। अच्छा, ये क्या वजह है कि वेस्ट बंगाल के लोगों में जी सर आई प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखा जाता है? आई आँख से रिलेटेड? आँख से, और जो वेस्ट बंगाल से जो सटा हुआ एरिया है, जैसे आपकी मधुबनी दरभंगा में भी आपने भी चश्मा लगा रखा है, सर ने भी लगा रखा है, मैं भी लगा रखा हूँ, संजोग हो सकता है, और लगभग सब लोग एक ही एरिया के हैं। तो मतलब क्या वजह है कि वहाँ पर आई का प्रॉब्लम ज़्यादा है? आपकी केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या कहती है? सर इसमें तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में तो मेजर प्रॉब्लम है, इसमें आप
आपका सब्जेक्ट भूगोल रहा है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किस दृष्टिकोण से आप इसको देखती हैं, वजह क्या है? सर मैं इसका जोग्राफिकल एस्पेक्ट तो नहीं बता सकती हूँ। हर एक चीज़ का एक जोग्राफिकल एस्पेक्ट तो होता ही होता है। जी सर। वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ पर किस चीज़ की उपलब्धता है नहीं है। वेस्ट बंगाल का बताइए, समझे। क्या भोजन में विटामिन ई की इंटेक कम होती? विटामिन ए की इंटेक कम होती है। हाँ सर होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर चावल और चावल प्रधान जगह हैं, ये जो भी जगह हैं। तो लगभग यही चीज़ आपकी मिथिला में भी स्थिति बन रही जी है। सर, मछली और ये अच्छा, चावल। सबसे ज़्यादा डेंटल प्रॉब्लम बिहार इंडिया की किस स्टेट में होता है? पंजाब में कहा जाता है क्यों सर, होता है? फ्लोरोसिस की वजह से। वहाँ के मतलब भूमिगत जल में फ्लोरोसिस बहुत है। भूमिगत जल में तो समस्या इधर कुछ समय से हो सकता है, और पहले से भी प्रॉब्लम है डेंटल प्रॉब्लम। वहाँ पे सर सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट की आवश्यकता पंजाब में होती है, और आई स्पेशली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की संख्या वेस्ट बंगाल में होती है। तो आप देखें कि पंजाब से बंगाल तक, चूँकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, एक वहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है। जी। क्या वजह है? ठीक सर। ओके निधि, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।